दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, हम कहाँ थे दोस्तों? कोशिका पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। क्या कहते हैं? सेल। सेल अर्थात कोशिका। दोस्तों कोशिका होती क्या है हमने स्टार्टिंग में तो बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। मान लीजिए हमारा हाथ है, तो मैं अपना हाथ बनाता हूं। ये किसी और का हाथ बन गया, ठीक है। ये अपना हाथ नहीं है, इतना मोटा मेरा हाथ नहीं है, देख लीजिए, ठीक है। ये हाथ है दोस्तों। अब मान लेते हैं कि किसी एक छोटा सा अंग हम हाथ का काट लेते हैं। कोई छोटा सा अंग यानी बिल्कुल बिंदी टाइप का काटेंगे। जब इसको काट करके बाहर निकालेंगे तो ये लाखों की संख्या में, ये बड़ा कर दिया हमने, ये लाखों की संख्या में ये कहाँ निकलेगा? कोशिका बनेंगी, ठीक है। ऐसे ऐसे कोशिका बनेंगे। यानी हमने इस छोटे से अंग को, यानी हमने इस हाथ के छोटे से टुकड़ों को काटा है, तो उसमें इतनी सारी कोशिकाएं निकली है। इतनी सारी कोशिकाएं। हर एक कोशिका में न्यूक्लियस होगा। हर एक कोशिका में गोल्जी बॉडी होगा। हर एक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। हर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होगा और हर एक कोशिका में गोल्जी बॉडी होगा। अब होता क्या है, कोई भी न्यूक्लियस, मान लीजिए ये न्यूक्लियस काम करना बंद कर देगा, तो उस समय उस कंडीशन में जो लाइसोसोम इसके अंदर मौजूद होता है वो क्या करता है? खुद ही फट जाता है और जितने भी कोशिकांग हैं उनको सारे को नष्ट करके कोशिका को खत्म कर देता है। जब कोशिका खत्म कर देगा तो यहाँ पे एक खाली स्थान हो जाएगा ऐसे। तो ये सारे न्यूक्लियस आपस में मीटिंग करेंगे और कोई एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर के एक नए सेल का निर्माण कर देगा। और वो किसको मैसेज देगा? अपने सेंट्रोसोम को मैसेज देगा, ये काम करिए, एक कोशिका का निर्माण कर दीजिए, यहाँ पे कोशिका की कमी हो गई है। तो नए कोशिका का निर्माण हो गया। उसके अंदर न्यूक्लियस, जितने भी और सेल ऑर्गेनेल्स है या फिर कोशिकांग है वो सारे आ जाएंगे। यहां तक क्लियर? आगे बढ़े। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ध्यान देना। यहाँ पे क्या हुआ कि सेंट्रोसोम, इसका सेंट्रोसोम यहाँ पे आया, ठीक है। इसका सेंट्रोसोम यहाँ पे आया और कोशिका का निर्माण करा। यानी इस जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है यानी सेल मेम्ब्रेन, इससे क्या आ सकता है? सेंट्रोसोम आ सकता है। पहला पहला सेंट्रोसोम क्या आ सकता है? सेंट्रोसोम आ सकता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर जा सकता है। यानी कोशिका के अंदर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उससे क्या चीज बाहर जा सकता है? सेंट्रोसोम बाहर जा सकता है, क्योंकि यह क्या करेगा? नए कोशिका का निर्माण करेगा सेल डिवीजन के आधार पर। अब नए कोशिका का निर्माण हो चुका है। अब और देख लेते हैं, यहाँ पे और देखते हैं। ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना। अब होता क्या है, ये वाला जो कोशिका है, ये वाली जो कोशिका, मान लेते हैं इसका न्यूक्लियस खराब हो गया, तो ये जो लाइसोसोम होगा वो फट जाएगा, पूरे को खत्म कर देगा। लेकिन यह डेड सेल में कन्वर्ट ही यहीं पे रहेगा। क्या रहेगा? यहीं पे सड़ता रहेगा। अब इस सड़न को बिल्कुल से खत्म करने के लिए या फिर इसको पूरी तरह से नष्ट करने के लिए इसका, इस सेल का, 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 इस सेल का न्यूक्लियस में आपस में मीटिंग होगी और ये दोनों, ये सारे मिलके कहेंगे कि भाई साहब ये तो न्यूक्लियस खराब हो गया और खत्म हो नहीं रहा है। एक काम करते हैं, कुछ लाइसोसोम हम और छिड़क देते हैं, कुछ लाइसोसोम हम और छिड़क देते हैं इसके ऊपर। तो लाइसोसोम में क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सारे इसके ऊपर छिड़क देते हैं और ये कोशिका बिल्कुल से साफ हो जाती है। क्या हो जाती है? साफ हो जाती है। जब साफ हो जाएगी तो इन्हीं का सेंट्रोसोम, किसी एक सेल का सेंट्रोसोम एक नए कोशिका का निर्माण कर देगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नए सेल का निर्माण हो जाएगा या नई
यानी नई कोशिका का निर्माण हो जाएगा। यहां तक क्लियर? यानी सेंट्रोसोम भी अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर जाता है, यानी सेल मेम्ब्रेन को कौन पार कर जाएगा? पहला तो सेंट्रोसोम और दूसरा लाइसोसोम। ठीक है, दो चीज को हमने पार करा दिया। अब और देखिए, मान लेते हैं यह हाथ की सारी कोशिका है, लेकिन आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? जब आप कंप्यूटर पे काम करेंगे तो उस वक्त क्या होता है कि आपका हाथ उतना वर्क नहीं करेगा, या फिर आप वीडियो कोई देख रहे हो मोबाइल पे, तो आपका हाथ वहां पे वर्क नहीं करेगा। वहां पे वर्क क्या करेगा? दिमाग। तो दिमाग को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी को ट्रांसफर करेगा हाथ से कहां पे? माइंड में। कहां पे करेगा? माइंड में, क्योंकि इस समय वर्क कौन कर रहा होता है? माइंड कर रहा होता है। तो जो अंग ज्यादा वर्क करता है उसको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, और जो अंग काम नहीं कर रहा होता है उसका एनर्जी ट्रांसफर कर करके किसके पास भेजी जाती है? वह अंग जहां ज्यादा वर्क हो रहा होता है। क्लियर? तो वो जो एनर्जी का ट्रांसफर करने का काम करता है वो कौन करता है? गोल्जी बॉडी। आपने देखा था जब मैंने पिछले वीडियो में कोशिका पढ़ा रहा था, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बना रही थी, उस एनर्जी के फॉर्म को यानी एटीपी के फॉर्म को गोल्जी बॉडी के द्वारा एक अंग से दूसरे अंग में ले जाया जा रहा था। यानी ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा हो रहा था? गोल्जी बॉडी के द्वारा। तो वही गोल्जी बॉडी इस कोशिका से एनर्जी को यहाँ पे लाएगा, फिर इस कोशिका से एनर्जी को यहाँ पे लाया जाएगा, फिर इस कोशिका से वही एनर्जी कहाँ पे आएगी? माइंड में आएगी। और किसके द्वारा आएगी बताइए? गोल्जी बॉडी। किसके द्वारा? गोल्जी बॉडी। तो तीसरा जो पदार्थ होगा जिसको सेल मेम्ब्रेन पार करेगा अपने से, वो कौन सा होगा? गोल्जी। ठीक। तो ये दोस्तों, ये रहा बेसिक चीजें जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कोशिका मेम्ब्रेन से क्या होती है? बाहर निकल सकती है। बाकी सारी चीजों को कोशिका मेम्ब्रेन अपने ही अंदर भरी रहती है। ठीक है, यहां तक क्लियर? मिटा दो इसको। चलिए, तो आपने कोशिका के बारे में जान लिया, और कोशिका में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन होता है उसके बारे में आपने जान लिया। अब हम जानते हैं दोस्तों कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका कितने प्रकार की होती है। दोस्तों यदि बात करें तो कोशिका जो होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होता है यूकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पे लिख देता हूं मैं। जो सेल होता है यानी कोशिका होती है, दिखाई दे रही है आपको? हल्की हल्की दिखाई दे रही है। चलिए इसी से एडजस्ट करिए दोस्तों। जो सेल होता है, कोशिका होती है, वो दो प्रकार की होती है। पहला प्रो, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, प्रो प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम जान लेते हैं यूकैरियोटिक सेल कहां पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल कहां पाया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कहने का अर्थ है बिल्कुल न्यू। न्यू कहने का अर्थ, जैसे आपने देखा है ना, मोबाइल लेते हैं तो एक होता है रियलमी और एक होता है रियलमी प्रो, यानी रियलमी का एक नया वर्जन। ठीक उसी प्रकार प्रो कहने का अर्थ यह हुआ जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, यानी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था या जीवन का उत्पत्ति हो रहा था, तो सबसे पहले जो कोशिका बनी थी नई, वो कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी। कौन सी सेल बनी थी?
प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय बनी थी, और यह पाया गया था किसके अंदर? एक कोशिकीय जीव के अंदर। तो ये किसमें पाया जाएगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल किसके अंदर पाया जाएगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं एक कोशिकीय जीव के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, वायरस के अंदर कौन सा सेल पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल। बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल वैसे जीवों में पाया जाता है जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। क्या इसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, अमीबा। तो अमीबा, पैरामीशियम, वायरस, बैक्टीरिया को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। पेड़ पौधे हो गए, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, जानवर कितने भी, शेर, बकरी जितने भी होते हैं उनमें, पेड़ पौधों में, इंसानों में कौन सा कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। तो सभी एनिमल्स और सभी प्लांट और सभी एनिमल्स में कौन सा कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। अब आगे जान लेते हैं दोस्तों कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जितने भी अंग होते हैं या कोशिकांग होते हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सारे कोशिकांग वेल डेवलप्ड होते हैं या पूर्ण विकसित होते हैं। यदि बात करें दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, और न्यूक्लियोलस के अंदर सारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं, वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन न होने की वजह से सारे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन ऐसे ही सारे बिखरे पड़े होते हैं। जैसे आप एक गिलास ले लीजिए, ठीक है, गिलास ले लिया आपने, गिलास लेने के बाद आपने नींबू घोर दिया उसमें, या नींबू निचोड़ दिया, चीनी डाल दिया और शरबत बना लिया। तो शरबत बना के जब लाइट बार के ऐसे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि नींबू के पार्टिकल, चीनी के पार्टिकल शरबत जब बनाते हैं तो सारे इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक वैसे ही घूमेंगे कौन? प्रोकैरियोटिक सेल में सभी कोशिकांग। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है। वो हर एक कोशिकांग का एक स्पेसिफिक जगह होता है और हर एक कोशिकांग का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। न्यूक्लियस बीच में ही रहेगा और उसका काम जो होता है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करेगा। तो दोस्तों आपने अभी अभी देखा कि जो सेल होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में सभी यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव आ जाएंगे, जबकि यूकैरियोटिक सेल में कौन आएगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव आ जाएंगे इसके अंदर। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जीवन की उत्पत्ति के दौरान किस कोशिका का निर्माण हुआ था, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? तो उसका निर्माण कौन सा हुआ था? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, इसमें वायरस, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम आ जाते हैं, जबकि इसमें कुत्ता, बकरी, भेड़, हाथी, गाय वगैरह सब आ जाते हैं। प्लांट भी इसी के अंदर आता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब हमने यूकैरियोटिक सेल के एनिमल सेल के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली है। एनिमल सेल कहने का अर्थ जानवरों में जो कोशिका पाई जाती है उसके बारे में हमने
पूरी तरह से जान लिया है। जान लिया है कि नहीं दोस्तों? अरे बताइए यस या नो। उसका मूवी देखे हैं आप लोग? कौन सा है यार, कैटरीना कैफ का पति, क्या नाम है उसका? विक्की कौशल। विक्की कौशल रहता है ना, हाउस द जोश। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमने एनिमल सेल के बारे में जान लिया था। एनिमल सेल में एक बार बना देता हूं मैं। एनिमल सेल कैसा होता है? ऐसे राउंड तरीके से होता है। होता है, नहीं दिखाई दे रहा है? एक बार फिर से बना देता हूँ धीरे धीरे। क्या होता है, तेज चलाने पे मार्कर ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से विजुअल नहीं हो पाता है। अब विजुअल हो पा रहा है? बिल्कुल ठीक। देखिए दोस्तों, एक सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है और इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में बात करें तो कोशिका झिल्ली। फिर से दोबारा रिवीजन कर रहा हूं, देख लेना। इस बार तेज करूंगा, ये भी ध्यान देना। ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होता है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस के ठीक ऊपर ईआर होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो क्या होता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो ये कौन सा होगा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसी के जस्ट ऊपर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वह सॉफ्ट वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या नहीं है? राइबोसोम नहीं है। क्या नहीं है? राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या होता है? मैंने बता दिया था कि प्रोटीन का निर्माण करता है। अब इसके जस्ट बगल में क्या पाया जाता है? गोल्जी बॉडी। क्या पाया जाएगा? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है? कई सारे गोल्जी बॉडी पाए जाएंगे, लेकिन मैं एक ही दो बना रहा हूं। ये गोल्जी बॉडी हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये रफ है, ये सॉफ्ट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद एनर्जी बनाने के लिए चाहिए। एनर्जी कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक वैक्यूल्स हो गया जो पानी को और पोषक पदार्थों को अपने अंदर रखेगा। वैक्यूल्स हो गया। इसके अंदर कुछ फ्लूइड लाइक संरचना होती है पानी की तरह, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक। अब नए कोशिका का निर्माण करने के लिए इसके अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है जिसे कहते हैं सेंट्रोसोम। और जब ये प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं कर रहे हैं कोशिकांग, तो एक और अंग होता है जिसको कहते हैं लाइसोसोम। ये क्या कर देता है? इन सभी को मार देता है। ये अपने अंदर से एक एंजाइम छोड़ता है और इसको मार देगा। ये एंजाइम छोड़ेगा तो इसको मार देगा। ये जिसको चाहे उसको मार सकता है, लेकिन इसको आदेश कौन देता है? ये प्रिंसिपल भाई साहब देते हैं। कौन? प्रिंसिपल, यानी न्यूक्लियस। ये तो हो गया एनिमल सेल के बारे में। ये एनिमल सेल का मोटा मोटा रफ डायग्राम है। अब हम चलते हैं प्लांट सेल के बारे में। यहाँ पे डायग्राम बना दो। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों। प्लांट सेल का एक रफ डायग्राम बनाता हूं मैं। दिखाई दे रहा है? ठीक है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। ये रहा दोस्तों रफ डायग्राम किसका? प्लांट सेल का। ऐसा होता है? अरे नहीं, ये तो मैंने शेप बनाया है। अब इसके अंदर सारी चीजें होगा ना। अभी आपको लग रहा होगा सर क्या बना रहे हैं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल समझाएंगे सर। अब इसको भूल जाइए कि ये क्या मैंने बनाया है। अब यहां से शुरू करिए। ये कौन सा मेम्ब्रेन है? सेल मेम्ब्रेन।
अब ये मैं बना रहा हूं सेल मेम्ब्रेन। हालांकि ये चतुर्भुज में है, तो सेल मेम्ब्रेन भी किस शेप में होगा? चतुर्भुज में होगा। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बना लिया आपने? ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक वैक्यूल्स होता है, वो बड़े साइज में होता है। यहां बना दूं? हमने बड़े साइज में ये बना दिया। क्या बनाया? वैक्यूल्स। नाम लिख दो, वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स हो गया। ये बड़े साइज में होता है, क्यों? क्योंकि प्लांट है दोस्तों, ये पानी तो पी नहीं सकता डायरेक्ट हमारी तरह। ये क्या करता है, कभी जड़ों से पानी एब्जॉर्ब करता है। जड़ों से क्या, हमेशा ही जड़ों से ही एब्जॉर्ब करता है। पत्तियों से पानी एब्जॉर्ब नहीं करता, ये जड़ों से पानी एब्जॉर्ब करता है। तो उसे काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अब मैं बताऊंगा बाद में जब प्लांट पढ़ाऊंगा कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, कि भोजन किससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, और पानी या खनिज एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाता है। चलिए बता देता हूँ। जो पानी होता है दोस्तों, या पोषक पदार्थ होता है जो जड़ से खींचता है, वह किससे खींचेगा? जाइलम से। किससे खींचेगा? जाइलम से। जड़ मतलब जाइलम, जड़ मतलब जाइलम। जाइलम से वो पोषक तत्व खींचेगा। तो वो जिस रास्ते से पोषक तत्व आएगा कोशिका के पास, उसे कहते हैं जाइलम। और जो प्लांट पत्तियों के द्वारा अपना भोजन तैयार करेगा, वो भोजन भी तो हर एक अंग में पहुंचाना होगा। तो वो अंग जो भोजन को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है, वो कौन करता है? फ्लोएम करता है। हालांकि यहाँ पे ये चीज बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बता दिया। बाद में हम जब पढ़ाएंगे जाइलम फ्लोएम, तो वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा। तो वैक्यूल्स में पानी की जरूरत अधिक होती है, इस वजह से वैक्यूल्स क्या होता है? बड़ा होता है। बाद में हम कंपेयर भी करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल की। अब वैक्यूल्स बड़ा होगा क्योंकि पानी की जरूरत अधिक होती है, ये अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखता है। इसके बाद इसके अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाता है, और ठीक वही प्रक्रिया होती है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के ऊपर ठीक क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और इसके अंदर भी वही होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ रहा होगा। ये कौन सा है? अभी तो रफ नजर आ रहा है ना। इसी के ऊपर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ जाता है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है, जो सेल होती है यानी कोशिका होती है, एक प्रकार से स्केलेटन सिस्टम का काम करती है ये, यानी कंकाल तंत्र की तरह काम करती है। ये पूरी तरह से एक निश्चित शेप, एक निश्चित साइज देने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी अहम भूमिका निभाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। अब यही राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। अब हम आगे ये भी जानेंगे कि कैसे राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी कितने न्यूक्लिक एसिड मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करेंगे, वगैरह वगैरह। तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हो गया। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, तो इसके ऊपर क्या पाया जाएगा? सेंट्रोसोम भी पाया जाएगा। सेल डिवीजन करने के लिए तो सेंट्रोसोम चाहिए। यहाँ पे दोस्तों जो लाइसोसोम पाया जा रहा था, लाइसोसोम, ये लाइसोसोम इसके अंदर मौजूद नहीं होता है। ध्यान देना, लाइसोसोम इसके अंदर मौजूद नहीं होता है। यही कारण है कि यदि कोशिका कोई नष्ट होती है प्लांट में, तो वो वहीं पे पड़ी रहती है, लेकिन उसे कोई बाहर नहीं निकालता है। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अब इसमें देखिए गोल्जी बॉडी भी पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी भी पाया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों प्लांट सेल, और ये रहा दोस्तों कौन सा सेल, एनिमल सेल। एक चीज और पाया जाएगा, सॉरी 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 बताना भूल गया, एक चीज मेन चीज तो इसमें भूल ही गया आपने, इसको थोड़ा छोटा बना देता हूं। एक चीज और पाया जाए दोस्तों, इस टाइप की संरचना पाई जाएगी प्लांट के अंदर, जिसके क्या कहते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। हिंदी में कहेंगे तो लवक। क्या बोलेंगे, लवक। प्लास्टिड यानी लवक। ये प्लास्टिड का काम क्या होता है, इसी प्लास्टिड की वजह से पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, भोजन का। अब यदि प्लास्टिड के बारे में दो शब्द यदि बोलूं मैं, तो प्लास्टिड किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। क्या एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, बिल्कुल नहीं। तो जो प्लास्टिड होता है दोस्तों, प्लास्टिड प्लास्टिड यह कोशिका का अंग होता है, और इसके अंदर 3 और कोशिका होते हैं। यानी एग्जाम में पूछा जाए कि वह कौन सा अंग है जिसके अंदर और भी कोशिकांग मौजूद होते हैं, तो उसका नाम है प्लास्टिड। अब वो तीनों कोशिकांग होते कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। इनके अंदर 3 कोशिकाएं और पाई जाती हैं। पहला पहला पाया जाता है, पहला क्लोरोप्लास्ट। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। लिख देता हूं, दूसरा कौन सा, ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा क्रोमोप्लास्ट। ध्यान देना दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, इन तीनों का फंक्शन भी जान लेते हैं। पौधों के कोशिका के अंदर ये जो कोशिकांग होता है जिसको कहते हैं प्लास्टिड, इसके अंदर 3 और कोशिका होते हैं जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, भोजन का निर्माण करता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की विधि का प्रयोग करके। अब हम बाद में भी प्रकाश संश्लेषण होता क्या है और इसके अंदर कैसे ऊर्जा जनरेट होती है ये भी जानेंगे, लेकिन अभी नहीं। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा क्या किसका निर्माण करना, ऊर्जा का निर्माण करना। अब इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट को जान लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के द्वारा ये जो भोजन तैयार करता है उसको स्टोर करने का काम करता है कौन, ल्यूकोप्लास्ट। यह किसी प्रकार का रंग नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर कोई वर्णक नहीं पाया जाता, यह सफेद कलर का होता है और यह भोजन को स्टोर करने का काम करता है। बात करें क्रोमोप्लास्ट का, तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, यह पौधों में कलर देने का काम करता है यानी रंग देने का काम करता है। अब बात करें कि टमाटर लाल क्यों होता है, गाजर लाल क्यों होता है। जो गाजर होता है वो लाल होता है, वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। किसके कारण, कैरोटीन के कारण। तो कैरोटीन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट ही तो होता है। तो रंग देने का, पौधों में रंग देने का काम कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट। यानी उसके फलों को रंग, उसके पत्तियों को रंग देने का काम कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट। या पौधों में फूलों का रंग कौन करता है काम, क्रोमोप्लास्ट। दोस्तों ये रहा प्लांट सेल और ये रहा एनिमल सेल। अब चलिए हम एक बार क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यानी दोनों में अंतर देख लेते हैं। अब हम किताबी दुनिया से बाहर हैं दोस्तों, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। पहला देख लेते हैं कॉमन चीजें कौन कौन सी है। यहां पे न्यूक्लियस पाया जा रहा है, क्या इधर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है, क्या यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है, पाया जा रहा है। यहाँ पे राइबोसोम पाया जा रहा है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है।
यहां भी राइबोसोम पाया जा रहा है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो ये कॉमन हुआ, बिल्कुल सही। गोल्जी बॉडी यहाँ पे पाया जा रहा है, क्या यहाँ पे पाया जा रहा है गोल्जी बॉडी? बिल्कुल पाया जा रहा है, ठीक है। माइट्रोकांड्रिया यहाँ पे पाया जा रहा है, यहाँ पे भी माइट्रोकांड्रिया पाया जा रहा है। यानी देखा जाए तो बहुत चीजें सेम है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। साइटोप्लाज्म यहाँ पे पाया जा रहा है, क्या यहाँ पे साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहते हैं सारे के सारे, ठीक है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, कोशिका झिल्ली पाया जा रहा है, क्या यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा है? बिल्कुल पाया जा रहा है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे वैक्यूल्स पाया जा रहा है, लेकिन छोटा पाया जा रहा है, ये भी ध्यान देना है। यहाँ पे वैक्यूल्स छोटा पाया जाता है और यहाँ पे जो वैक्यूल्स होता है वह बड़े साइज में पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों में कौन कौन से अंतर होते हैं। जो एनिमल सेल होता है वो राउंड शेप में होता है, किस शेप में होता है? राउंड शेप में। एनिमल सेल किस शेप में होता है? राउंड शेप में। जबकि प्लांट सेल जो होता है वो इस शेप में होता है, चतुर्भुज के शेप में होता है। किस शेप में? चतुर्भुज के, देख रहे होंगे आप, ऐसे होता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, ये साइज में छोटा होता है और प्लांट सेल साइज में बड़ा होता है। दूसरा अंतर, ये साइज में छोटा होता है और ये साइज में बड़ा होता है, ठीक। इसके अंदर जो वैक्यूल्स होता है वो छोटा होता है, इसके अंदर जो वैक्यूल्स होता है वो बड़ा होता है। इसके अंदर लाइसोसोम पाया जाता है, यानी एनिमल सेल के अंदर, इसको हम डिनोट कर देते हैं, और यह है प्लांट सेल। दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो एनिमल सेल के अंदर जो लाइसोसोम होता है वो प्रेजेंस होता है, यानी उपस्थित होता है, जबकि प्लांट सेल में लाइसोसोम मौजूद नहीं होता है। अगले अंतर की बात करें तो इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है दोस्तों, इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता। ये जो होता है ये सेल वॉल होता है, यानी कोशिका भित्ति। हिंदी में बात करें तो इसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। तो प्लांट सेल के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है कि नहीं? पाई जाती है। ये जो है दोस्तों, ये प्लांट सेल के अंदर कोशिका भित्ति है, जबकि एनिमल सेल में कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बस सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, वो भी सेमी परमिएबल टाइप की होती है। और सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कि यह कुछ चीजों को तो अपने अंदर से जाने देती है और कुछ चीजों को अपने अंदर ही रोक करके रखती है। सबसे बड़ा अंतर कि इसके अंदर प्लास्टिड नहीं पाया जाता, जबकि प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड पाया जाता है। और इस प्लास्टिड के अंदर 3 कोशिकाएं होती हैं, जिनका नाम है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। इनका फंक्शन भी हमने जान लिया है, ठीक है। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा भेजा गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप रहें एक कदम आगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।